वहाँ पे अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो देन आपको ऑफर लेटर आ जाता है. मेक श्योर दैट इफ यू आर गेटिंग ए PhD डायरेक्टर्स PhD फेलोशिप देन यू स्कोर at least 8.5 in each semester. Hello, welcome to another episode of Successful Student. So today we have a very special guest, Mr. Abhijit Manna, who have qualified for Director's Fellowship at IIT Gandhinagar. Those who are in UG and their PGs and are planning for their PhD and want some extra stipend, like you get 42,000 in the net CRF, but if you want like 55k thousand or like 75, so how you can get that kind of stipend, and what is the eligibility criteria and what pros and cons of that. So today Abhijit Manna will guide you that how you can get and what are the benefits and all that thing. So hello everyone, my name is Abhijit Manna and as of now I am a director's PhD fellow at the Department of Mathematics IIT Gandhinagar. और मैं फ़िलहाल प्रोफेसर तानिया कौशल श्रीवास्तव के अंडर काम कर रहा हूँ और मेरा जो रिसर्च टॉपिक्स है दैट इंक्लूड्स सिम्प्लेक्टिक ज्योमेट्री एंड अलजेब्रिक ज्योमेट्री. और हम लोग पहले डायरेक्टर फेलोशिप के बैकग्राउंड में बारे में बात कर लेते हैं कि डायरेक्टर फेलोशिप क्या है, किन बच्चे के लिए है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या स्टाइफेंड्स मिलते हैं, क्या क्या सुविधा आपको मिला जाता है, ये सारे हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं. पहले ऐसा तो है जो सारे IIT गांधीनगर के बच्चे यहाँ पे यूजी में कर रहे हैं इंजीनियर्स वगैरह, या फिर जो सारे पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं और IIT गांधीनगर से आपको PhD करने की इच्छा है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है कि आपको कम समय में PhD करना है. दूसरी बात है कि आपको ज़्यादा पैसे आना है, एक्स्ट्रा टाइफिन. जैसे कि अब मान लेते कि आप CSR नेट के थ्रू हो तो CSR नेट गेट के थ्रू हो तो CSR नेट गेट के थ्रू हो तो आपको जैसे पहले 2 साल में आपको 37 मिलता है और देन लेटर 3 इयर्स आपको 42 मिला जाता है. लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर्स PhD फेलोशिप के थ्रू आपको पहले 2 साल को मिलता है 37 जो रेगुलर होता है प्लस 18 एक्स्ट्रा दैट इज़ 55,000 और उसके अगले 2 साल अगेन रेगुलर 42,000 प्लस 18,000 एक्स्ट्रा विच मेक्स टू 60,000. ये तो हो गया क्या स्टाइफिन मिलेगा. अभी आ जाते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. पहले तो कि आपका हर एक सेमिस्टर में आप अगर UG से हो, इंजीनियर्स हो, तो आपके हर एक सेमिस्टर पे CPI 8.0 या उसके एवब होना चाहिए. दूसरी बात है या आप अगर MSc या MA कर रहे हो, मतलब अब अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपको हर एक सेमिस्टर पे 8.5 या उसके ऊपर CPI रखना होता है. दिस इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. और दूसरी बात है कि जैसे कि आपको पता है IIT गांधीनगर पे अब कोई कोर्स किए हो, आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं गया है तो उसको पास फेल में डाल सकते हो. लेकिन जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो CPI है वो पास फेल कन्वर्सेशन के पहले हो. तो यहाँ पे पास फेल इंक्लूड नहीं किया जाता है. इसमें HSS भी आपका काउंट होगा. आपने HSS में सोचा है कि मेरे 6 CPI आ गई, क्या ही फ़र्क पड़ता है. HSS में तो मैथ्स का स्टूडेंट हो तो वो भी काउंट होता है कि आप लेट गो नहीं कर सकते किसी भी सब्जेक्ट को, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को. ओके, सो ये हो गया अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. So next we are going to be discuss about what is the selection process and how you can apply and what will they ask and what you have to be prepared for. तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है तो हर एक साल में जैसे कि सेमेस्टर एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है अगस्त महीने से, तो आपका जो एडमिशन होगा अगस्त महीने के लिए. और मान लेते कि 2025 पे चल रहा है, 2025 का जो सेमेस्टर 1 है जो होते हैं अगस्त से, तो उसके लिए जो फॉर्म निकलते हैं पिछले साल 2024 के दिसंबर के सेकेंड या थर्ड वीक पे आपको फॉर्म मिल जाता है. तो आपको फॉर्म भरना पड़ता है. देन अब मान लेते कि 2024 के दिसंबर के सेकेंड वीक तक का फॉर्म आ गया तो 2025 के जनवरी तक रहेगा आपका, मतलब मान लेते जनवरी की सेकेंड वीक तक आपके फॉर्म रहेंगे, तब वो फॉर्म भरने वाले हो. तो यहाँ पे फॉर्म में आपको क्या मांगा जाता है, पहला तो आपको जो बेसिक CPI वगैरह आपका कौन प्रोफेसर के साथ आप काम करना चाह रहे हो, कौन से डिपार्टमेंट में काम करना चाह रहे हो, ये वगैरह मांगा जाता है. एक और चीज़ मांगा जाता है जो है SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आपका प्रीवियस अचीवमेंट्स क्या है, आप किस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो, आप क्यों उस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो, आप फर्दर यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड कर रहे हो कि हम यहाँ पे जब PhD करेंगे तो हमको ये चीज़ें मिलेगा आपकी पर्सपेक्टिव से. तो ये सारे आपको SOP पे इंक्लूड करना होता है. देन इट गोज़ टू
राउंड्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। पहले राउंड में क्या होता है कि आपके जितने सारे एप्लीकेशंस आएंगे उस सारे एप्लीकेंट्स को वो लोग देखेंगे अच्छे से, थॉरली वो लोग देखेंगे, फिर एक सिलेक्शन जारी करेंगे, लिस्ट जारी करेंगे, जहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। फिर उन सारे बच्चों के लिए डिपार्टमेंट वाइज एक सिलेक्शन कमेटी बैठेगा। जिस सिलेक्शन कमेटी पे, जैसे मान लेते हैं कि मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरे लिए मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से एक सिलेक्शन कमेटी बैठता है। तो वहाँ पे बैठने के बाद मुझे वो लोग ऑब्वियसली पूछेंगे कि मैं किन के साथ काम करना चाह रहा हूँ, क्यों काम करना चाह रहा हूँ, कौन से टॉपिक में काम करना चाह रहा हूँ, उस टॉपिक में मेरा अभी तक क्या पकड़ है, हमने क्या क्या सीखा है, क्या क्या सीखना चाहते हैं। फिर बेसिक मैथमेटिक्स से वो सवाल पूछेंगे। ये हो गया डिपार्टमेंट सिलेक्शन प्रोसेस। अगर अपने वो जो डिपार्टमेंट सिलेक्शन प्रोसेस के इंटरव्यू दिया है, अगर अच्छा जाता है, वहाँ पे अगर आप अच्छे परफॉर्म करते हो, तब डिपार्टमेंट के प्रोफेसर द्वारा आपको रिकमेंड किया जाता है फर्दर प्रोसेस के लिए, जिसको आता है अपना सेकेंड राउंड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पूरे इंस्टीट्यूट लेवल का एक कमेटी बैठता है, जहाँ पे अभी जैसे कि पहले राउंड पे आपके डिपार्टमेंट के ऊपर ही सिलेक्शन कमेटी बैठा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे डिसिप्लिन से भी प्रोफेसर्स आएंगे। तो वहाँ पे आपको जज करेंगे कि आपका रिसर्च कैपेबिलिटी कितना होता है। जैसे कि पहले तो होगा कि मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड आपका कितना था, लेकिन अभी देखेंगे कि आपका रिसर्च कैपेबिलिटीज़ कैसा है, और IIT गांधीनगर को मतलब आप कैसे प्रोवाइड करोगे और वो कैसे आपको एज ए स्टूडेंट वो बेनिफिट होगा। दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस। और वहाँ पे अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो देन आपको ऑफर लेटर आ जाता है। और जनरली ऐसा होता है कि आपके जो सेमिस्टर एंड के लगभग एक महीने पहले ही आपको ऑफर लेटर आ जाता है। तो सिर्फ आप कितना मैथ्स में अच्छा है वो नहीं देखा जाएगा। IIT का अगर पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो ढंग से चेक करेगी कि हाँ आप कितना कैपेबल हैं रिसर्च करने के लिए। पता लगा आप 1 साल के अंदर छोड़ के भाग गए तो उनका पैसा ख़राब ना हो, तो वो उस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं। तो ऐसे अगर आप सीरियसली एस्पिरेंट हैं या फिर अगर आप सीरियसली रिसर्च करना चाहते हैं तो ही अप्लाई कीजिएगा, नहीं क्या पता आप किसी एक बंदे की सीट खा के बैठ जाए। तो उस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है कि ऐसे मज़े में अप्लाई नहीं कर देना है, और क्या पता आपका हो जाए किसी ज़रूरतमंद का ना हो, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि IIT गांधीनगर आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है कि एज ए डायरेक्टर्स फेलोशिप आपको क्या क्या करना होगा। IIT गांधीनगर क्या क्या आपको कहती है कि आपको ये चीज़ें करनी है हमारे लिए, तब हम आपको डायरेक्टर्स फेलोशिप देंगे। पहला तो ये है कि जो आपको स्टाइपेंड मिलता है वो मिलता है टीचिंग असिस्टेंट के दौरान। तो आप जो यहाँ पे रहोगे PhD के दौरान, आपको हर एक हफ्ते वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 12 आवर्स ऑफ टीचिंग असिस्टेंटशिप करोगे, एटलीस्ट 12 आवर दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। एंड मोर ओवर देर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो, एज लाइक आपको हर एक सेमिस्टर पे एज ए PhD स्टूडेंट एटलीस्ट आपको 8.5 CPA के ऊपर स्कोर करना होता है। अगर आप किसी सेमिस्टर में, एंड ऑल्सो दिस इज विदाउट पास फेल, तो अगर आप किसी सेमेस्टर में 8.5 CPI नहीं कर पाते हो तो आपको जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता था ना 18,000 वो हटा जाता है। तो वो फिर आपको रेगुलर वाला PhD के लिए आप ये हो जाओगे। तो मेक श्योर दैट इफ़ यू आर गेटिंग ए डायरेक्टर्स PhD फेलोशिप देन यू स्कोर एटलीस्ट 8.5 इन इस सेमिस्टर। फिर दूसरा होता है, जैसे कि आप अगर रेगुलर PhD में आते हो तो आपको लगभग 2 साल मिलते हैं कि आपने जो क्वालिफिकेशंस एग्ज़ाम होता है फेज़ 1 फेज़ 2 वो आप क्लियर कर जाओ। लेकिन डायरेक्टर्स PhD में ऐसा होता है कि आपको बस 1 ही साल मिलता है कि 1 ही साल के अंदर आपको दोनों के दोनों फेज़ क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम के क्लियर करना पड़ता है। और चीज़ ऐसा है कि मान लेते कि आपने 1 साल के अंदर नहीं किया, उस केस में भी आपको जो एक्स्ट्रा फेलोशिप मिलता है वो कैंसिल हो जाएगा। और एक भी है, और एक होता है हमारे यहाँ पे, जैसे कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, जब आपको PhD होता है तो आपको साइंटिफिक राइटिंग बोल के कोर्स होता है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। सिमिलरली आप अगर रेगुलर PhD हो तो आपको 2 साल के अंदर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप डायरेक्टर्स PhD में हो तो आपको 1 साल के अंदर ही करना पड़ता है। जैसे कि साइंटिफिक राइटिंग क्या होता है थोड़ा बता देते हैं। तो साइंटिफिक राइटिंग ऐसा होता है कि जैसे कि आप PhD में आ गए हो तो आप कोई पेपर लिखोगे, थोड़े कुछ दिन बाद फिर पब्लिश करोगे। लेकिन उसके लिए साइंटिफिक राइटिंग पे आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है कि कैसे आप पेपर लिखते हो, कैसे साइटेशन वगैरह करते हो, कैसे पेपर लिखा जाता है, फॉर्मेट क्या होता है, ये सारे कुछ आपको सिखा जाता है।
उसके बाद आपको असाइनमेंट दिया जाता है कि उस असाइनमेंट पे आपको ऐसा ही एक पेपर लिखना होता है। लिखे हो सकते कि वो पब्लिशेबल ना हो, बट एटलीस्ट आपको लिखना होता है, जो आप उस जो कोर्स के जो प्रोफेसर्स हैं उनको देते हो। फिर लोग चेक करते, वेरीफाई करते कि आपने जो लिखा है प्रॉपर वे से है कि नहीं, प्रॉपर जो गाइडलाइंस आपने फॉलो किया है कि नहीं, उसके बाद ही आपको साइंटिफिक राइटिंग के डिग्री मिलते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि अब अगर डायरेक्टर्स पीएचडी में हो तो हर एक सेमेस्टर आपको 8.5 सीपीआई लेके ही आना है, और दूसरा आपको 1 साल ही मिलेगा जिसके अंदर आपको सारे के सारे क्वालिफाई एग्जाम्स और साइंटिफिक राइटिंग क्वालिफाई करना है। तो एक अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि जो नॉर्मल रेगुलर पीएचडी वाले आते हैं तो उनको फिर से मास्टर्स की तरह कुछ कोर्सेज रिपीट करने होते हैं, लेवल 1 2 ऐसे सब लेवल्स के रिपीट करते हैं शायद वो लोग। तो डायरेक्टर्स फेलोशिप पे कुछ रिलैक्सेशन मिलते हैं इन चीज़ों कि आपको मास्टर्स के कोर्स रिपीट नहीं करने, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो सारे डायरेक्टर्स फेलोशिप होते हैं, पहला तो एक होते हैं कि हर एक पीएचडी स्टूडेंट के लिए एक डीएससी कमेटी बैठाया जाता है, जहाँ पे एक तो आपका सुपरवाइजर होता है, अगर आपके पास को सुपरवाइजर है तो को सुपरवाइजर भी होते हैं, और कुछ प्रोफेसर्स रहते हैं। वो हो सकते आपके इंस्टीट्यूट के इनकी हो या फिर बाहर की इंस्टीट्यूशन से भी हो सकता है। वो लोग क्या करते हैं कि आप कोई भी कोर्स लोगे वो आप ले सकोगे या नहीं, वो सारे के सारे डीएससी मेंबर्स डिसाइड करते हैं। तो आप मान लेते हैं कि एक जैसे कि अभी हमारे सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, तो हमने ये सारे कोर्सेज रजिस्ट्रेशन के लिए डाल दिए हैं। तो रजिस्ट्रेशन डालने के बाद वो कंफर्म करेंगे हमारे डीएससी मेंबर्स कि तुमने जो कोर्सेज लिए हैं ये सारे तुम ले सकते हो कि नहीं। और अभी आते जो देवेंद्र ने पूछा है कि हमारे, जैसे कि मैं डायरेक्टर्स पीएचडी स्टूडेंट हूँ, तो हमारे लिए जो भी सारे मास्टर्स के कोर्सेज है हमको करना नहीं पड़ता है। हमारे लिए वो सारे कोर्सेज एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं कि हम उसको चाहे तो नहीं कर सकते। हाँ, अगर अब तुम चाहे तो तुम कर सकते हो, बट दैट एक्चुअली टेक्स द परमिशन फ्रॉम योर डीएससी पैनल मेंबर्स। जैसे कि हमारे डायरेक्टर फेलोशिप में क्या होता है, जो 500 की कोर्सेज होते हैं ना, वो सारे मास्टर्स के लेवल के कोर्सेज होते हैं। तो हमारे पास एक ही कोर्स लेने के लिए अलाउ होता है कि तुम एक ही 500 के कोर्स ले सकते हो। सो बाकी सारे कोर्स आपको 600 या फिर अबव 600 कोर्स ही लेना पड़ेगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि अब जो 8.5 सीपीआई जो हमको बनानी है वो सोचो मास्टर्स वाले कोर्स लेके या फिर उससे भी नीचे वाले लेवल के, लाइक सोचो कि मैथ्स के या बीटेक वाला को ऑफर होते हैं वो वाले कोर्स लेके आप सोचो सीपीआई बना ले, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेवल 6 यानी 600 के आपको कोर्सेज करने होंगे। तो अभी तक हमने बात की कमाने की, कितना कमा लेते हैं डायरेक्टर्स फेलोशिप वाले, तो उनका खर्चा भी कुछ होता होगा कि लाइक उनको कितना फीस पे करना पड़ता है, हॉस्टल कंपलसरी होते हैं या नहीं होते, या उनको अपार्टमेंट्स अलग से दिए जाते हैं, क्या अलग से सुविधा मिलती है और कितना फ़ी पे करना पड़ता है उन सब के लिए? पहले तो हमारे डायरेक्टर्स पीएचडी फेलोशिप में जो पहला साल होता है, दैट इज़ मैंडेटरी दैट यू हैव टू स्टे इन द हॉस्टल एरियाज। फिर उस 1 साल के बाद आप अपार्टमेंट भी शिफ्ट हो सकते हो, आईआईटी गांधीनगर आपको प्रोवाइड करवाते हैं, या फिर आप एचआरए लेकर के आप इंस्टीट्यूट से बाहर भी रह सकते हो। बट 1 साल आपका मैंडेटरी है कि आपको हॉस्टल में रहना ही पड़ेगा। दूसरे में आते हैं जो सारे फीस होते हैं, जैसे कि ट्यूशन फीस हो गया, जैसे कि आपके जो बाकी सारे फीस होते हैं इंस्टीट्यूट के, मेस फीस, हॉस्टल फीस वगैरह हो गया, वो जैसे रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उनके ही तरह ही कोर्सेस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स में हो तो आपको टोटल हर एक सेमेस्टर में आई थिंक 56,000 ऐसा कुछ पड़ता है, तो हमें भी 56,000 ही देना पड़ता है। बट या ऑब्वियसली इन पर मंथ यू आर गेटिंग 55,000। You have to pay once for that, हाँ। And you have to pay once for a semester. सो ये कुछ आज का एक्सपीरियंस था इनका डायरेक्टर्स फेलोशिप के लिए। और फाइनली इनसे कुछ टिप्स जानते हैं कि क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग योर मास्टर्स और ड्यूरिंग योर अंडर ग्रेजुएशन, ताकि आप भी एक सक्सेसफुल डायरेक्टर्स फेलोशिप पा सकें। और शायद बाहर वाले अगर कोई वीडियो ये देख रहा है किसी अदर आईआईटी से, तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए भी थोड़ा बता दीजिए। पहला तो जैसे सीपीआई जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। इफ़ यू आर ए यूजी स्टूडेंट देन यू हैव टू मेंटेन योर सीपीआई एटलीस्ट 8 और अबव इन ईच सेमेस्टर्स, एंड इफ यू आर ए पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट देन यू हैव टू मेंटेन 8.5 सीपीआई ईच सेमेस्टर, दैट यू हैव टू मेक श्योर। सेकेंड थिंग जो मैं बोलूँगा कि जो सारे बच्चे सोच रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्टर फेलोशिप में अप्लाई करने के लिए, कि आप जैसे आप यूजी हो या फिर पीजी हो, आपकी जो लास्ट सेमेस्टर है या फिर लास्ट ईयर है, आपके प्रोफेसर के अंडर काम करते हो, राइट, एज ए प्रोजेक्ट। तो उस प्रोफेसर को आपको पहले से मनाना पड़ता है कि इफ़ दैट प्रोफेसर इज एग्रीइंग टू एक्सेप्ट यू एज ए पीएचडी स्टूडेंट और नॉट। और अगर
वो प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं एज ए पीजी स्टूडेंट, तो लगभग 90% केस में आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है इफ समथिंग एल्स हैपेंस। तो ऐसे ही तो पहला मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपको आपके सुपरवाइजर के पास जाना है, उनसे बात करना है कि या आपको उनके साथ ये करना है कि वो आपको लेना चाहता है कि नहीं, एंड दैट्स ऑल। एंड दूसरा है कि आपका जो एसओपी है वो बहुत मैटर करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं जो पहले सिलेक्शन प्रोसेस में डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी बैठता है, वहाँ पे ज़्यादातर प्रोफेसर को पहचान देगी उस डिपार्टमेंट से उस प्रोफेसर के अंडर पढ़े हो, तो वो सारे प्रोफेसर्स के लिए आपको इवैल्यूएशन करना कि बच्चा कैसा है नहीं है वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि उस आपने कोर्स किए हो, अपने कोर्स में अच्छा परफॉर्म किए हो तो ऑलरेडी प्रोफेसर जानते हैं। लेकिन जैसे ओवरऑल जैसे इंस्टीट्यूट लेवल की जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है स्टेज 2 में, वहाँ पे तो आपके बस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स नहीं है ना, वो बाकी डिपार्टमेंट पे बाकी डिसिप्लिन के भी प्रोफेसर्स हैं, तो वो कैसे पहचानेंगे, वो कैसे जज करेंगे एज ए रिसर्चर आपको। तो उसके लिए आपको जो एसओपी आप क्राफ्ट करोगे वो एसओपी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो एसओपी पढ़ के आपको जांच करेंगे कि बच्चा कैसा है, कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो मेक श्योर दैट जब एसओपी आप लिख रहे हो तो बहुत ही अच्छा लिखो, और फिर आप ऐसा कर सकते हो जो प्रोफेसर के अंडर आप काम करना चाहते हो उनको दिखा करके ये कर लो कि अच्छा है कि नहीं, या फिर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है वगैरह वगैरह, तो अच्छा रहता है। हाँ, अभी आ जाते हैं कि अदर इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, तो आप अगर तो आपके लिए एक्चुअली नहीं है ये सारे कोर्सेस, ये जो डायरेक्टर फेलोशिप है आपके लिए नहीं है, ये बस उन्हीं बच्चे के लिए है जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं फ़िलहाल के लिए। दैट इज़ सैड बट ओके फाइन। तो जो बच्चे यूजी के लास्ट ईयर में है, जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट के लास्ट ईयर है, दोज आर ओनली हु कैन अप्लाई हेयर फॉर द डायरेक्टर फेलोशिप। तो आज की वीडियो यही थी। इसके अलावा 2 वीडियोज़ और बना रहे हैं कि इनके वर्क स्पेस कैसे दिखते हैं, और उसके अलावा इनकी दिन का शेड्यूल क्या होता है, कैसे इनका दिन बीतता है। तो आप वो 2 वीडियोज़ भी देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी डाल दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर यू हैव लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।